तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 10 का हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये रहा पहला न्यूमेरिकल आपका आपके सामने। फॉर प्रोटॉन एक्सेलरेशन, मतलब प्रोटॉन जो है उसको एक्सेलरेट करना है। अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड। तो अभी फिलहाल साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन होगा। तो जो साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड यूज किया गया है वो 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, या टेस्ला है। वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला एक ही चीज होता है। इज अप्लाइड। फाइंड द टाइम पीरियड फॉर रिवर्सिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम पीरियड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमको चाहिए। तो बिटवीन द टू डीज। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका डी होता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको चार्ज पार्टिकल रखा जाता है। मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, और इसके बीच में आपका एसी करंट का यहाँ पे स्विच लगाया जाता है इस तरीके से, या एसी करंट का सोर्स लगाया जाता है। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे चालू करता है, मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, वैसी बात है। मान लो यहाँ पे एक प्लस चार्ज है। अब क्योंकि ये प्लस पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो आपका है डी का ये वाला हिस्सा, ये प्लस है, ये माइनस है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर अंदर की ओर रहता है। क्योंकि चार्ज पार्टिकल आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भागता है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर या तो अंदर जाएगा इसके, या तो बाहर जाएगा। साइक्लोट्रॉन मोशन हम स्टडी कर चुके हैं। तो परपेंडिकुलर अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के भागेगा तो वो सर्कल में घूमने लग जाता है। अब देखो होता क्या है, जैसे यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है मान लो, और ये प्लस यहाँ पे है, इस वाले पार्ट को फिलहाल प्लस करके रखा हुआ है, तो ये अब तेजी से भागेगा यहाँ पे और इसके अंदर घुस जाएगा। अब इसके अंदर घुसते ही क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चालू कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा वो। जब यहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे जब वो आता है, तो यहाँ पे माइनस जो होता है, अब ये एक्चुअली यहाँ पे जब इस पॉइंट पे आता है तो हम क्या करते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देते हैं। तो इसका ये जो आपका प्लस है, प्लस का हम कर देंगे माइनस और माइनस का प्लस। तो अब उसके बाद फिर ये प्लस हो जाता है और फिर यहाँ से भागना चालू कर देता है। तो हमें क्या करना, अब यहाँ पे जब वो भागेगा तो फिर यहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर देगा। तो होता क्या है कि जब वो पूरा एक आधा ही सर्कल कंप्लीट करता है, साइक्लोट्रॉन मोशन जो अब ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, इसमें देखो ध्यान से, इसने जब ये चार्ज पार्टिकल ने आधा मोशन ही कवर किया या आधा सर्कल ही कवर किया, तभी हमने प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मतलब रिवर्स कर दिया इसको। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में, पहले यहाँ जा रहा था क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, इसको रिवर्स कर दिया हम लोगों ने। कितने टाइम में? जितने टाइम में इसने आधा सर्कल कंप्लीट किया है। अब देखो साइक्लोट्रॉन मोशन में जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड उसका फॉर्मूला होता है 2πm/qb, ये टाइम पीरियड होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसका आधा टाइम लेना है, क्योंकि ये टाइम है टू कंप्लीट सर्कल, पर हमें तो आधे सर्कल पे ही चाहिए ना, क्योंकि रिवर्स के लिए आधे सर्कल में ही उसको रिवर्स कर दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को। टू रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमें टाइम कितना चाहिए रहेगा बताओ? हमें टाइम चाहिए t डैश मान लेते हैं, विच इज t/2, इसका आधा चाहिए हमें। दैट इज इक्वल टू 2πm/qb डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और πm/qb हो जाएगा। ये टाइम हमें t डैश निकालना है। सो यू हैव टू कैलकुलेट t डैश। सीधा कैलकुलेशन करना है, इसमें सारे वैल्यूज देखे रखें। पाई का वैल्यू होता है 3.14। मास ऑफ प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन का मास आपको अगर नहीं दिया तो याद होना चाहिए। मास जो है ना, मास ऑफ प्रोटॉन, यहां पे लिख देता हूं मैं। प्रोटॉन का जो मास होता है m इज इक्वल टू वो 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27। और चार्ज आप लोगों को पता ही है, चार्ज Q इज इक्वल टू E। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है, बस पॉजिटिव चार्ज होता है। तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना दिया हुआ है 1.4। इसे आप सॉल्व कर लेना, आपको ये आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट। ठीक है, ये मैं पहले ऑलरेडी ये सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मुझे याद है 2.343 इंटू 10⁻8। ठीक है, एक बार मैं जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ वापस, क्या पता कुछ मिस्टेक ना कर दिया हो, तो मैं कैलकुलेशन से कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.67, इसको आपको लॉग से करना है, आपको लॉग यूज करना पड़ेगा। या 2.340 आ रहा है, पर ठीक है आप देख लेना। 2.340
2.340 आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड ना, 340 मतलब 341 लिख सकते हो आप, 2.341। अगर आप यहाँ पे 42 लोगे तो शायद 43 आ जाए, जो भी है इसके आसपास ही आपका ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, टाइम मिल गया आपको, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल। देखो अल्फा पार्टिकल मतलब न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम। अब हीलियम एटम को अगर तुम देखोगे तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसके अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है, चलो ठीक है। विथ चार्ज +2, यस +2 चार्ज होगा, +2 ही क्योंकि 2 प्रोटॉन है। इज एक्सेलरेटेड एंड मूव्स इन अ वैक्यूम ट्यूब विथ काइनेटिक एनर्जी। इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी इसका देके रखा हुआ है, इसको आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा का मतलब होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो सिंपली आपको 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना है, तो वो जूल में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये नंबर मल्टीप्लाई करना है, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो उल्टा करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो खैर ये आपका कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻, आई थिंक -12 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 7 या ये इतनी काइनेटिक एनर्जी है अपने पास। ओके, पूछा क्या गया है ऑन अप्लाइंग, और अपने पास चार्ज का वैल्यू भी है, चार्ज Q इज इक्वल टू 2 इंटू ई होता है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, दैट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये चार्ज का वैल्यू है। तो हमारे पास Q है, हमारे पास E काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। ऑन अप्लाइंग अ ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, चार्ज पार्टिकल पे अगर परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है और वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा है तो वो सर्कल में घूमने लग जाता है। तो जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, ट्रांसवर्स लिखा है ना, तो उसमें क्या लिखा है, इट फॉलोज अ सर्कुलर ट्रैजेक्टरी, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 24.6 सेंटीमीटर है। 24.6 सेंटीमीटर का मतलब होगा 24.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² मीटर, इस रेडियस में वो घूम रहा है। पूछा गया पार्टिकल का मास ढूंढना है आपको, फाइंड द मास, ये ना ऑब्टेन द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अच्छा 1.62 चार्ज 1.6, अच्छा मान यहाँ पे चार्ज का वैल्यू 1.62 लेने बोला है। अच्छा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वही प्रोटॉन का चार्ज होता है, मैंने सिर्फ 1.6 लिया हुआ है, अगर इन्होंने बोला है 1.62 लेने के लिए E का वैल्यू, तो आपको भी 1.62 लेना होगा। तो 1.62 तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 2 4 हो जाएगा, है ना, 2 2 4 6 2 12 और 3.24 या तो 3.24 इंटू 10⁻⁹ इन्होंने लिया है। अगर इन्होंने नहीं दिया इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम 2 जनरली यहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 2 नहीं लोगे तो 1.6 हो जाएगा, तो 3.2 हो जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये 4 यहाँ पे आ गया। अब सुनो, काइनेटिक एनर्जी जो होता है साइक्लोट्रॉन मोशन में, उसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, ½ mv² होगा। आप अगर वैल्यू डालोगे v का तो आपको मिल जाएगा फाइनली, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ Q² B² R² अपॉन m, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आप m का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q² B² R² अपॉन 2e, बस वैल्यूज डाल दो आपको मास मिल जाएगा। Q² इसका मतलब 3.24 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ का स्क्वायर इंटू B², B का वैल्यू क्या है, B 1.851 इसका स्क्वायर, रेडियस का वैल्यू क्या है 24.6 इंटू 10⁻⁻² इसका स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है अपने पास 1.6 इंटू 10⁻⁻12 1.6 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, दैट आंसर विल बी 6.7, ये जो आपको देके रखा हुआ है 717 इंटू 10⁻27 kg। अब कैलकुलेशन का काम आपके ऊपर है, ये सबको आपको लॉग से कैलकुलेट करना होगा। लॉग से सॉल्व करते हैं उसका वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, समझे। तो स्पेशल वीडियोस जो है उसमें आपको लॉग का कैलकुलेशन वाला वीडियो मिल जाएगा, लॉग से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको इसको लॉग से कैलकुलेट करना होगा, ये काफ़ी बड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो आई एम नॉट श्योर कि ये
क्वेश्चन आपका आएगा भी कि नहीं आएगा इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन का, लेकिन अगर आता है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको हैंडल करना पड़ेगा। किस तरीके से सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी का साइक्लोट्रॉन मोशन के लिए। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, an electron is moving with speed 3.2 into 10⁻⁷ meter per second in a magnetic field of 6 into 10⁻⁴ Tesla perpendicular to its path। अगेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इसका मतलब सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है आपका, चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इसका मतलब वो सर्कल में घूम रहा है। तो पहले तो देख लेते हैं, इसका स्पीड देके रखा हुआ है 3.2 into 10⁷ मीटर पर सेकेंड, और वो फेंका गया है मैग्नेटिक फील्ड जिसका वैल्यू है 6 into 10⁻⁴ टेस्ला में। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी भी चार्ज पार्टिकल को फेंकते हो तो वो घूमेगा सर्कल में। ठीक है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ, सर्कल में घूम रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा। और क्या पूछा है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा एफ, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, और एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी मतलब वही काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियस की। रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, mv/qb। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9 इन्होंने देखे रखा है क्या, हाँ दिया हुआ है, 9.1 into 10⁻31। वेलोसिटी कितनी है इसकी भाई, 3.2 into 10⁻7। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, और वो होता है 1, Q इज इक्वल टू E, लिख देता हूँ मैं, Q इज इक्वल टू E, दैट इज 1.6 into 10⁻⁹। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इज 6 into 10⁻⁴। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 16 1 16, 16 2 32, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, तो 3 1 3, 3 3 9, तो ये ऑलमोस्ट आपका 3 3 9। अब 0.0 और 0.0 के बाद आप एक सेकेंड, 3 1 3, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 3 9.03 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखते हैं -31, और यहाँ पे 19 + 4 कितना हो जाएगा, -23। ऊपर जाने के बाद +23, अब 23 में से +23 +7 है यहाँ पे, तो +23 + 7 कितना हो जाएगा, 30। तो ये 10⁻30, 10⁻31, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻1, और ये मीटर हो जाएगा। तो ये है, आप या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.303 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, जो कि आंसर यहाँ पे दे के रखा हुआ है, पर इसकी जरूरत नहीं है, आप ऐसा यूनिट में आंसर छोड़ सकते हो, इट वुड बी 0.303 मीटर। पर अगर कन्वर्ट करना ही है तो आपको इसको 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 मीटर 10⁻2 यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30.3 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। ओके, चलो पहला काम तो हो गया। अब चाहिए क्या हमको, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो हमें पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2πm/qb। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बताओ, फ्रीक्वेंसी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज 1/t। तो 1/t मतलब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब f विल बी इक्वल टू qb/2π, qb/2π। बस सीधा कैलकुलेशन है। q का मतलब वही 1.6 into 10⁻19, b का वैल्यू यहाँ पे आपका है 6 into 10⁻4, और 2 into 3.14 मल्टीप्लाइड बाय मास इज 9.1 into 10⁻31, है ना। चलो भाई, इसका कैलकुलेशन किया जाए तो कैलकुलेशन के हिसाब से 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.14, आपको लॉग से कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 9.1, तो ये 0.1679, 0.1679 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है देखो, 19 और 4 -23 हो जाएगा, और इसमें +31 करोगे तो 10⁸ आ जाएगा, समझे, 10⁸। अब मेगा मतलब क्या होता है, ये हर्ट्स है, 10⁶ हर्ट्स, 10⁶ मतलब मेगा होता है। तो आप 2 इसमें से निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 16.79 हो जाएगा।
तो 16.79 इंटू 10⁶ मेगा 10⁶ हर्ट्ज, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 16.79 इंटू 10⁶ हर्ट्ज का मतलब होता है मेगा हर्ट्ज, तो ये मेगा हर्ट्ज लिख देंगे यहाँ पे। हो गया आपका, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे अगला और क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से कैलकुलेट कर लो, V तो दिया वही है, M तो दिया वही है तो काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, आसान होगा। हाफ M का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, M तो दिया ही नहीं है, M की जरूरत नहीं पड़ी थी। अच्छा इलेक्ट्रॉन है यार, क्या बात है, इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी कितनी है 3.2 इंटू 10⁻7, तो 3.2 इंटू 10⁻7 और इसका पूरा स्क्वायर, बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। आई विल जस्ट कैलकुलेट फॉर यू, 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपको 46.59, पहले तो लिख लेते हैं 46.59 इंटू 10⁻31 है तो -31 और इसका देखो 10⁻14 हो जाएगा, तो -31 प्लस 14 विल गिव यू 10⁻17, लेकिन ये जूल में आएगा, हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना होता है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो इसको डिवाइड कर दिया। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे आप यहाँ पे 46.59 डिवाइडेड बाय 1.6 दैट विल गिव यू 29.11 और 29.12 इनफैक्ट इंटू 10⁻² आ जाएगा ये, क्योंकि 19 ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो एक डेसिमल पीछे ले आओ, तो 2.912 इंटू ये हो जाएगा 10⁻3, क्योंकि एक डेसिमल पीछे आ गए तो इसको कवर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो 10 इसमें जाके 10⁻3 हो जाएगा। अब 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है आपका किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, आ गया सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर हैज मास 20 ग्राम एंड लेंथ 1 मीटर। तो एक स्ट्रेट वायर है, उसका मास आपको देकर रखा हुआ है 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब होता है 20 इंटू 10⁻³ kg और उसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। इट इज टू बी लेविटेटेड यूजिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर, उसमें वायर में करंट 1 एम्पियर जा रहा है फ्लोइंग थ्रू इट एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। व्हाट मस्ट बी द मैग्नेटिक फील्ड बी। अब देखो जैसे ये वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर लगेगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब अगर मान लो उसको लेविटेट करना है, लेविटेट मतलब ऐसे लटका के रखना है, हवा में लटका के रखना है, सस्पेंड करना है, तो उसके लिए अब इसका देखो एक फोर्स तो इस पर लगेगा और वो फोर्स होगा नीचे mg, इसका वेट mg इस पर नीचे ऐड करेगा ग्रेविटेशन फोर्स, ये इसको नीचे लेके जाएगा। अगर उसको हवा में ही रखना है तो आपको ऊपर की ओर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो आपको करंट को ले जाकर किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल देना है, तो ये करंट है, इसको ले जाकर किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालना है, एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके वजह से इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर लगे और ये फ्लो होता रहे, मतलब ये यहाँ पे रुका हुआ रहे। अब मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे डालोगे, आपको इसके परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। उन्होंने लिखा हुआ है एक्चुअली में आपको मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डालना है, पर किस डायरेक्शन में। देखो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट के लिए अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है तो उसका फॉर्मूला था I L×B, और L जो होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है, तो L आगे की ओर है। अब हमें फोर्स ऊपर चाहिए, तो अगर L आगे के डायरेक्शन में है तो हम L×B करें तो ऊपर आना चाहिए, L आगे की ओर है, L×B करें तो ऊपर आना चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आना चाहिए। तो आप क्या करो, B परपेंडिकुलर अंदर डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर डालना है, ताकि आपका मैग्नेटिक फील्ड जैसे एक सेकंड, हाँ
आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सामने में करंट है L, तो मैं L और B की तरफ लेके जाऊं उंगली को तो L क्रॉस B, फोर्स ऊपर की ओर आ सके, तो आपको अंदर की ओर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड डालना है। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Fm विल बी इक्वल टू, ये दोनों जब इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, इसको ये अगर बैलेंस कर लेगा तो ये यहाँ पे रुका हुआ रहेगा, लेविटेट करेगा। नाउ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल, वेक्टर के फॉर्म में L क्रॉस B, और यहाँ पे स्केलर फॉर्म में आई एल बी साइन थीटा इज इक्वल टू mg। लेकिन आप देख रहे हो कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे लेना है। करंट आगे है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अंदर है, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री पता है हमें 1 होता है। हमें b का वैल्यू ढूंढना है, तो आई एल बी इज इक्वल टू एम जी, तो इसका मतलब b का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बताओ? b का वैल्यू आएगा एम जी अपॉन आई एल, तो एम जी अपॉन आई एल, एम का वैल्यू कितना है? 20 इंटू 10⁻³ तो 20 इंटू 10⁻³ जी का वैल्यू हमें क्या लेना है? नहीं दिया तो 9.8 ही लेना पड़ेगा, तो 9.8 ले लो। करंट कितना यहाँ पे फ्लो हो रहा है? 1 हो रहा है। ये कितने मीटर का है? 1 मीटर का है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको इधर दे दो तो 10⁻² बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 2 16, 9 2 18, 19, 19.6 इंटू 10⁻² टेस्ला। ठीक है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 10⁻² को, तो 0.196 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A moving coil galvanometer has been fitted with a rectangular coil having 50 turns। 50 turns का rectangular coil है, मूविंग coil galvanometer की बात हो रही है, और उसका डायमेंशंस मतलब ये एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब आपको एरिया मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ओके, द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन विच द कॉइल इज सस्पेंडेड इज ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द टॉर्शनल कांस्टेंट K होता है, उसका वैल्यू क्या है? 1, स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो देखो एंगल का वैल्यू यहाँ पे डिग्री में होगा। ऑब्टेन द करंट रिक्वायर्ड, मतलब आपको करंट ढूंढना है, ऑब्टेन द करंट रिक्वायर्ड टू बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर सो एज टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री। मतलब अगर आपको 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन चाहिए उसके अंदर, तो आपको कितना करंट लगेगा? तो देखो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है सीधा सीधा हमारे पास गैल्वेनोमीटर के लिए, NIAB अपॉन के टॉर्शनल कांस्टेंट। अब क्योंकि टॉर्शनल कांस्टेंट का वैल्यू आपका डिग्री में देके रखा है, एंगल भी आपको डिग्री में ही लेना है, तो सारे वैल्यू सीधा डालना है। हमको करंट चाहिए, तो करंट आई का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू के अपॉन NAB, बस वैल्यूज डालो आंसर आ जाएगा। 5 का वैल्यू क्या होगा? 30 होगा। के का वैल्यू कितना दिया हुआ है? के का वैल्यू आपको दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा यहाँ पे वो 50 है, तो 50 आ जाएगा। एरिया आपका 15 इंटू 10⁻⁴ है, 15 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 0.5, यही है ना, या 0.5। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये गया, तो 3 1s और 3 5s 15, यहाँ पे ये चला गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 0 0 अगर हो जाएगा कैंसिल, तो 5 1s और 5 3s 15, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3/25 इंटू 10⁻⁵ आ रहा है करंट, 3/25 आ रहा है। 3/25 कितना होगा? तो 3/25 विल गिव यू 0.12, तो ये हो जाएगा आपका 0.12 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर। यहाँ पे 1.2 इंटू 10⁻⁵ आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से 0.12 ही आ रहा है, क्योंकि कोई ज़ीरो बच गया है क्या यहाँ पे। 3/5 से 25, और 9 में से 4 गया, तो 5 का वैल्यू 30 डिग्री है, 5 का वैल्यू 30 डिग्री, चलो ठीक है। के का वैल्यू जो है 1.5 इंटू 10⁻⁹ है, यस 1.5 इंटू 10⁻⁹, और एन का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स इज 50, नंबर ऑफ टर्न्स कहीं अलग तो नहीं दिया है, 50, ये भी 50 है,
एरिया जो है 5 3 15 इंटू 10⁻⁴ होगा, 15 × 10⁻⁴, और इंटू आपका बी का वैल्यू 0.5 है। सब कुछ परफेक्ट है। दिस हैज टू बी द आंसर मेरे हिसाब से आपका वैल्यू। और ये 1.2 करोगे तो 10⁻⁶ एम्पियर आ जाएगा। दिस हैज टू बी द करंट। जो वैल्यूज दिए उसके हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बच्चों मैंने क्वेश्चन चेक किया, क्वेश्चन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.05 दिया है, इसलिए वो आंसर आ रहा है। समझ गया ना? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट इन टेक्स्ट बुक, इन टेक्स्ट बुक। अगर आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, वहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अगर 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर रहेगा तो आपका बी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी विल बी, और नीचे 0.05 आ जाएगा। तब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर 1.2 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसके हिसाब से तब आपका जो आंसर दिया हुआ है वही आंसर आएगा। तो वहाँ बस एक गड़बड़ हो रहा है, टेक्स्ट बुक से मैच नहीं कर रहा है आंसर। यहाँ पे एक्चुअली में 0.05 दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, और हम यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे थे वो 0.5 लेकर सॉल्व कर रहे थे, इसलिए वो डिफरेंस आ रहा है और कुछ नहीं। वो मैंने आपको लिख के दे दिया, वो देख लेना आप, ठीक है। यहाँ पे 0.05 डालोगे तो आपको 1.2 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर हैज 500 टर्न्स। तो एक सर्कुलर कॉइल है, इसके अंदर टोटल 500 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इज 500, एंड इसका जो एरिया है, एरिया वो दे के रखा है आपका 1.26 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज एनक्लोज्ड बाय द कॉइल। एनक्लोज्ड बाय द कॉइल मतलब कॉइल का टोटल एरिया। करंट 100 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है 100 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर, और ये हो जाएगा आपका, देखो 10⁻² हो जाएगा, 10⁻�6 मतलब ये 10⁻⁴ एम्पियर हो जाएगा। इतना करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, करंट आई। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक मोमेंट, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, N इंटू आई इंटू ए, फॉर्मूला है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, करंट आपका 10⁻⁴ है, ये देख रहे हो, और एरिया क्या दिया हुआ है इसका 1.26 इंटू 10⁻⁴। तो 1.26 मल्टीप्लाइड बाय 500, एक सेकेंड, 1.26 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल गिव यू 6.3 और इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। दैट इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है, किसके लिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस को हम आर से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आर से लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 इंटू 10⁻² मीटर, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर फॉर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और इससे आर डिस्टेंस पर अगर आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है μ0 I अपॉन 2 पाई आर, μ0 I अपॉन 2 पाई आर। μ0 का वैल्यू क्या होता है, μ0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, देखे रखा हुआ है यहाँ पे, वेबर पर एम्पियर मीटर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है चलेगा। तो चलो निकाल लेते हैं। सो B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2 पाई आर, सो दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये μ0 का वैल्यू आ गया। करंट I का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर से जो डिस्टेंस देके रखा है R, उसका वैल्यू है 2 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 2 पाई 1 ज़ा, 2 पाई 2 ज़ा, 2 कैंसल, 5 यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर, ये आ गया, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो टेस्ला, ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A very long straight wire carries a current of 5.2 ampere. Very long straight wire carries a current of 5. Same question है, बस यहाँ पे वैल्यूज अलग दिए गए हैं। इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5.2। What is the magnitude of the magnetic field? फिर से मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है। At a distance of
3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 3.1 इंटू 10⁻² मीटर। फिर से वही चीज़, बस आपको यहाँ पे वैल्यूज बदल दिया गया है। सेम क्वेश्चन है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आई करंट इसके थ्रू जो जा रहा है वो 5.2, वही सेम क्वेश्चन लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। और 2 पाई इंटू डिस्टेंस जो दिया है वो 3.1 इंटू 10⁻² आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 1 ज़ा 2 ज़ा ये हो जाएगा आपका 52, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10.4 अपॉन 3.1 और 3 3 ज़ा 9 नहीं होगा इंटू 10⁻²। तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, देख लेना 3 पॉइंट जो दिया हुआ है शायद ये आंसर आ जाए। इसको कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्टली नहीं कर पाओगे तो वैसे डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं कर पाओगे तो आप लॉग यूज़ कर सकते हो एज यूजुअल, इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² नहीं यार, सॉरी इंटू 10⁻² नहीं, 10⁻7 में से 10⁻², ये अगर चला जाए तो 10⁻5 बचेगा, तो 10⁻5 टेस्ला, दैट्स योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यार सेम क्वेश्चन आप कर लो, डिस्टेंस इस बार वही सेम चीज, 2.4 सेंटीमीटर दिया है, दैट इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बार मैग्नेटिक फील्ड दे के रखा है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 16 माइक्रो टेस्ला। अच्छा, इस बार मैग्नेटिक फील्ड आपको दे के रखा है 16 माइक्रो टेस्ला का मतलब होगा, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 टेस्ला। व्हाट मस्ट बी द करंट थ्रू द वायर, इस बार करंट पूछ दिया है आपको, तो आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला वही यूज करोगे लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। अभी हमने देखा था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और आपको आई का वैल्यू चाहिए, तो बी का वैल्यू यहाँ पे देके रखा है 16 इंटू 10⁻⁶, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है। करंट का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो आई वैसे ही रहेगा, 2 पाई इंटू आर डिस्टेंस का वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, इतना ठीक है। हमको चाहिए आई, तो आई का वैल्यू क्या होगा बताओ। देखो ये यहाँ पे 8 इंटू 10⁻⁻16 तो है ही, उसके अलावा 2.4 इंटू 10⁻² भी आ ही जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे इधर क्या बचेगा, 10⁻7 बचेगा, तो 10⁻7 नीचे आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो, 2.4 इंटू 8 जो होगा, 2.4 इंटू 8 विल गिव यू 19.2, तो ये हो जाएगा आपका 19.2, 10⁻6, 10⁻8, 10⁻7 इनका 10⁻1 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1.92 आ जाएगा, 1.92 एम्पियर करंट। ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फ्लोज थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग सेपरेशन 1.35 सेंटीमीटर। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, दोनों का करंट का वैल्यू सेम है। मान लो दोनों करंट आई है, इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, दोनों सेम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी D दे के रखा है आपको, और ये D का वैल्यू बोला है 1.35 सेंटीमीटर। अब इसको अगर आप SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1.35 इंटू सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर लिख सकते हैं हम लोग। इफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच ऑफ द वायर इज 4.76 इंटू 10⁻² न्यूटन, व्हाट मस्ट बी करंट I। अब देखो यहाँ पे इसका यूनिट एक्चुअली होना चाहिए था न्यूटन पर मीटर, क्योंकि इन्होंने फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये है 4.76 इंटू 10⁻², न्यूटन पर मीटर होना चाहिए था। इन्होंने यूनिट वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ नहीं है, पर वो न्यूटन पर मीटर होना चाहिए, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है। और पूछा क्या है, व्हाट मस्ट बी करंट I, करंट I पूछा गया है क्या है। तो देखो 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2। वैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D, D इनके बीच का डिस्टेंस। अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहते हो तो लेंथ को यहां ले आओ बस। अब I1 I2 दोनों का वैल्यू सेम है I, यही I आपको ढूंढना है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो यहाँ पे दिया हुआ है 4.76 इंटू 10⁻²। म्यू नॉट का वैल्यू आप जानते हो 4 पाई इंटू 10⁻7।
I1 I2 दोनों हो जाएगा I, तो ये I1 I2 I स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू I दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों सेम करंट है ना, दोनों को I ले लिया है, अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना दिया है 1.35 इंटू 10⁻², 1.35 इंटू 10⁻²। बताओ क्या होगा, 2 पाई 1 जा 2 पाई 2 जा। अब इसको क्या करना है, आई स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहीं रह जाएगा 4.76 इंटू 10⁻², इसमें ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.35 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट क्या है 2 इंटू 10⁻⁷, ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया आपका आई स्क्वायर का वैल्यू। अब इसको करोगे सॉल्व, मैं तो डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आपको ये वाला जो है पार्ट वो लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 4.76 मल्टीप्लाइड बाय 1.35 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 3.23, तो ये हो जाएगा आपका 3.23। वो इसको सॉल्व करके 10⁻², 10⁻², 10⁻⁴ हो जाएगा, और ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 - 4 3 हो जाएगा, तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका आई स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या, आई चाहिए, तो आई विल बी इक्वल टू अंडर 3.23 इंटू 10⁻³ 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3230 3230। अब इसका स्क्वायर रूट आप डायरेक्टली तो नहीं जानते हो, तो आपको लॉग का यूज करना पड़ेगा। लॉग का कैसे यूज करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, इसका मैं आपको ऑलरेडी वीडियो देख चुका हूं, लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं स्पेशल वीडियो में। तो 50 मुझे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 56.83 तो 56.83 इसका आंसर है। वहां पे 69 आ रहा है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे हो सकता है आप लॉग से सॉल्व करो तो आपको कुछ अलग वैल्यू आ जाए, पर मेरे हिसाब से 56.83 आंसर आ रहा है, अगर मैंने कहीं कुछ गलती नहीं की है तो, क्योंकि यहाँ पे 2 1 4.76 ही दिया हुआ है, 4.76 दिया हुआ है, और यहाँ पे 1.35 दिया है, तो 4.76 मल्टीप्लाइड बाय 1.35 हो सकता है लॉग से जो आंसर है वो 56.69 है। बाकी इस मेरे कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहा हूं तो इतना ही आ रहा है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है, वो डिफरेंस जो आपका डेसिमल में, क्योंकि आप लॉग से सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा आपके आंसर में, बट दैट इज एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे तो 3.23 आ रहा है, और 3.2 अच्छा एक सेकंड गड़बड़ है 3.213 आ रहा है, हाँ मैंने मिस्टेक किया, सॉरी 3.213 आ रहा है, तभी तो अलग आ रहा है आंसर, 213 आ रहा है, तो यहाँ पे देखोगे तो आपका 3213 आ जाएगा। हाँ अब आई थिंक सही आंसर आएगा। 3213 का स्क्वायर रूट अगर लेते हो आप 3213 का स्क्वायर रूट तो 56.68, फिर से वही आ रहा है यार, ठीक है बात हुई 56.68 3213, और पिछले वाले का भी वही आ रहा है, ये तो घपला है, रुको एक सेकेंड, 3.213 फिर से मल्टीप्लाई कर लूँ, हे भगवान कैलकुलेटर से भी क्यों टाइम पास हो रहा है, मल्टीप्लाइड 1.35 डिवाइडेड बाय 2 3.213 बराबर है, अब फिक्स है, जो आएगा ये आंसर आएगा 3213 विल गिव यू 56.68। चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हो सकता है आपका ये लॉग से सॉल्व करके आंसर आया हो और ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं, पर इतना माइनर डिफरेंस चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 wires shown in the figure are connected in a series circuit and the same amount of current of 10 ampere passes through both। दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हो वायर यहाँ पे, और इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ऑपोजिट डायरेक्शन, एक में करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, एक में नीचे फ्लो हो रहा है। जब दो वायर्स एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, याद रखना, ऑपोजिट करंट्स रिपेल इच अदर, सेम डायरेक्शन का जो करंट होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये मैं आपको पहले बता दूं, इस वायर को यहाँ धक्का लगेगा, इस वायर को यहाँ फोर्स लगेगा, ये चीज तो हमने पहले बता दिया। सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स इज 8 mm। अब इन दोनों वायर के बीच में 8 mm का सेपरेशन है। अब ये सेपरेशन कौन सा है,
तो देखो एक वायर तो ऐसे बेंड किया हुआ है ना, तो हम ये वाला वायर ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये सबसे नज़दीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको लेके रखा हुआ है कितना, 8 mm, 8 मिलीमीटर, ठीक है। तो दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस d है वो 8 मिलीमीटर है। 8 मिलीमीटर का मतलब होता है 8 इंटू 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। आगे बढ़िए अब आगे। बट इन सेपरेशन बिटवीन द लेंथ ए बी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब ये जो ए बी दिख रहा है आपको, ये एस दिख रहा है, इतना पार्ट ये आपका 22 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग एस लिख देते हैं, जो भी है एस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो एस इज 22 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मीटर है। ऑब्टेन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर 2 ऑन द सेक्शन ए बी ऑफ वायर 1। अच्छा, वायर 2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 पे कहाँ होगा, कितना होगा, ये पता करना है। तो देखो आपको करना क्या है, वायर 1 कहाँ है आपका, बताओ वायर 1 कहाँ है। ये देखो वायर 1 जो है आपका वो यहाँ पे है। वायर 2 के वजह से इस 8 mm के डिस्टेंस पे यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपको पता करना है। तो बस तब तो आपको बस फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बी ढूंढना है मतलब आपको, और उसके अलावा क्या है बताओ आपका, obtain the direction and magnitude of the magnetic field due to current in wire 2 on the section AB of wire 1, ठीक है। also obtain the magnitude and direction of force। अच्छा, फोर्स कितना लग रहा है वायर 1 पे, ये भी आपको पता करना है। इस वायर 1 पे कितना फोर्स लग रहा है और यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ढूंढना है। पहले मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। अब इसमें सिचुएशन ये है कि आपके पास ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है वायर 2, और इसकी वजह से डी डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। वो डी डिस्टेंस क्या है, 8 mm। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपका जो आएगा B इज इक्वल टू, वो होता है μ0I/2, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए 2πr होता है। r मतलब डिस्टेंस, और यहाँ पे हमने उसको d लिखा हुआ है तो d लिखेंगे, बस इसको कैलकुलेट कर लो। μ0 का वैल्यू 4π × 10⁻⁷। करंट का वैल्यू भी दिया रहेगा ना, करंट का वैल्यू तो चाहिए है, 10 एम्पियर, वही तो बोलो, करंट पता होना चाहिए। करंट आपको यहाँ पे 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है इसके अंदर। तो 10/2π इंटू डिस्टेंस कितना है, 8 mm है। 8 mm मतलब 8 इंटू 10⁻⁻3, समझ रहे हो ना। अब ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2 4 ज़ा, तो यानी कि 1/4 मतलब हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻, यहाँ बचेगा 10⁻⁷ -4 आ जाएगा। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻11 कहाँ से आ गया यार, ना भैया 2.5 इंटू 10⁻11 टेस्ला नहीं आएगा, 10⁻4 टेस्ला आएगा। ये शायद गलत गड़बड़ी है यहाँ पे, 2.5 क्योंकि 10⁻7 ऊपर है करंट, 10⁻7 सॉरी μ0 का वैल्यू, और नीचे डिस्टेंस दिया 8 mm यानी कि 8 इंटू 10⁻3 दिया हुआ है, तो फिर 4 ही बचेगा ऊपर। हाँ यही आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इतना मैग्नेटिक फील्ड आपका वायर 1 के पास आएगा वायर 2 की वजह से। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बताओ। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे देते हैं, अब क्योंकि करंट इसके अंदर नीचे की ओर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे घूमेंगे, है ना। राइट हैंड थंब रूल लगा दो ऐसे, तो डायरेक्शन नीचे करंट का, तो ऐसे आएगा, इसके अराउंड ऐसे कर घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड। इस सर्कल को बड़ा करते जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ से अंदर घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड और फिर यहाँ से बाहर आ रहा है। इस वायर के राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसेगा और यहाँ से बाहर आएगा ऐसे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, ठीक है, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इनसाइड द प्लेन। चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गया। अब बात होगी फोर्स की। तो फोर्स का डायरेक्शन तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये रिपेल करेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन वायर 1 पे ये होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर 1। इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो, μ0 I1 I2 L/2
2 पाई डी, ये फोर्स का फॉर्मूला हुआ। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा बताओ, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और I1 I2 आपका I स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम करंट है। L मतलब लेंथ, हम कितने लेंथ की बात कर रहे हैं, वायर AB की बात कर रहे हैं, और AB का लेंथ क्या है, S है, तो हम यहाँ S लिखेंगे अपॉन 2 पाई, और डिस्टेंस D, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D जो कि 8 mm है, और 8 इंटू 10⁻³ है, इंटू 8 इंटू 10⁻³ तो यहाँ आप देखो कि 2 पाई 1 ज़ा, 2 पाई 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, इतना तक तो ठीक है। 10⁻⁴ ऊपर रह जाएगा। I स्क्वायर करंट है, करंट का वैल्यू क्या बताओ, करंट का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और S का वैल्यू क्या है, 22 इंटू 10⁻², तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 22 इंटू 10⁻², ऊपर वाला पार्ट हो गया। और अब डिवाइडेड बाय, नीचे डिवीजन में क्या आएगा, ये देखो ये ऊपर मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, तो नीचे डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इन शॉर्ट इट इज 22/4 मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों तो जाएगा 10⁻⁴ आ जाएगा आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो। 22/4 आपका आ जाएगा 5.5, 22 डिवाइडेड बाई 4 विल बी 5.5, तो आंसर है आपका 5.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है दोनों वायर के बीच में, ठीक है। तो ये आंसर एक्चुअली यहाँ पे 10⁻⁴ आएगा, 10⁻11 गलती से लिख दिया गया है। चलिए बच्चों, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन भी हुआ सॉल्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, खैर कोई बात नहीं। A wire has 2 straight sections and 1 arc as shown in the figure। तो देखो ये वायर है आपका, इसका 2 स्ट्रेट सेक्शंस है, एक तो यहाँ पे और करंट आई जा रहा है, और ये भी करंट यहाँ पे आई जा रहा है, और एक आपका इस तरीके से है, ये आर रेडियस है यहाँ पे इसका। हाँ, और क्या लिखा हुआ, डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ the semicircle by the 3 sections individually and the total magnetic field आपको ढूंढना है पॉइंट O पर इन शॉर्ट। अब देखो एक बात ध्यान रहे कि अगर एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस लाइन पे अगर तुमने कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लिया, तो उस वायर के लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इसके डिस्टेंस पे आएगा, इससे कुछ डिस्टेंस अगर जाओगे तब आएगा, क्योंकि डिस्टेंस अब यहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता, समझे। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर पॉइंट O की हम बात करें तो ये जो वायर है वो उसके लाइन पे ही ये पॉइंट आ रहा है, इस वायर के लाइन पे भी ये पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब इस वायर और इस वायर के वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड 0 देगा यहाँ पे, ये भी मैग्नेटिक फील्ड 0 देगा यहाँ पे, क्योंकि उस लाइन में ही आ रहा है। अब बचा क्या, अब बचा आपका सर्कुलर पार्ट। तो सर्कुलर आर्क के लिए, अगर मैं सर्कुलर आर्क की बात करूं, तो सर्कुलर आर्क के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था। सेंटर पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला था μ0I/4 पाई r इंटू थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के लिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा रेडियन में चाहिए, थीटा का वैल्यू होता है पाई, यानी कि 180 डिग्री, पर हमें एंगल थीटा रेडियन में चाहिए, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे पाई सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका बी का वैल्यू हो जाएगा μ0I पाई अपॉन 4 पाई r, पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा μ0I अपॉन 4r, यही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बस इंडिविजुअली इसके वजह से 0, इसके वजह से 0, बाकी इसके वजह से आपका μ0I अपॉन 4r, टोटल मिला के भी इतना ही होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। तो करंट कैसे जा रहा है बताओ, ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा। राइट हैंड थंब रूल, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टेड इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू
प्लेन ऑफ पेपर ऐसा लिख दो, क्योंकि आप पेपर में लिखोगे ना, प्लेन ऑफ पेपर इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। नहीं भाई, कमिंग आउट तो नहीं आएगा, गलत है ये गलत लिखा हुआ है। इज कमिंग आउट रॉन्ग है। वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर डायरेक्शन उल्टा होता, यहाँ होता, मैंने डायरेक्शन कहाँ दिया, यहाँ दिया हुआ ना, अगर डायरेक्शन ऐसे होता ना तब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से बाहर आता, लेकिन क्योंकि ऐसे जा रहा है करंट, ये गड़बड़ है, ये गलत है यहाँ पे, ये गलत है। क्योंकि डायरेक्शन आपका ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। और करंट अगर उल्टे डायरेक्शन में होता, मान लो ऐसे जा रहा होता, तब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से बाहर की ओर आ रहा होता। तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा और कुछ नहीं। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस 12.3 सेंटीमीटर इज दिस 6.4 into 10 raised to minus 6 Tesla. What will be the magnetic moment of the loop? Well, magnetic field आपको दे के रखा हुआ है। मान लो ये आपका कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड आपको बीच में दे के रखा हुआ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है इस कॉइल के लिए वो 6.4 into 10 raised to minus 6 टेस्ला है। इसका रेडियस भी आपको दे के रखा हुआ है। रेडियस का वैल्यू आप वहाँ देख सकते हो, 12.3 सेंटीमीटर है, मतलब 12.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ओके, और व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको म्यू निकालना है। म्यू के लिए आपको क्या चाहिए? इसका अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया है, म्यू का फॉर्मूला क्या है हमने पहले ही देखा था, n इंटू आई इंटू ए है। अब नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स 1 मान के चलेंगे। करंट हमको बस पता करना है, एरिया तो हम पाई आर स्क्वायर से ढूंढ ही लेंगे। करंट ढूंढने के लिए क्या करोगे बताओ? बी का फॉर्मूला यूज करो। देखो, सर्कुलर कॉइल के लिए बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से आपको आई मिल जाएगा 2br अपॉन म्यू नॉट, आई मिल गया। अब एक काम करो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज कर लो, n इंटू आई इंटू ए। नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे 1 मान के चलेंगे। करंट आपको ऊपर की ओर दिख ही रहा है 2br अपॉन म्यू नॉट, और आपका एरिया जो है सर्कुलर एरिया है, इसलिए पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली दिस विल बी इक्वल टू 2 सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पाई बी, देखो 2 पाई बी, अब आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा अपॉन म्यू नॉट। अब बस वैल्यूज डालना है और कुछ नहीं। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 2 पाई, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6.4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, तो 6.4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6। आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, 12.3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 का स्क्वायर, नहीं क्यूब है ना, क्यूब डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट का वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। तब देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, इतना तो आ गया। बाकी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर। आपको क्या यूज़ करना है? आपको लॉग टेबल यूज़ करना है। 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 12.3 मल्टीप्लाइड बाय 12.3 मल्टीप्लाइड बाय 12.3, तो 5954.77 समथिंग आ जाएगा। 5954 इतना ही रहने दो, तो 0.7 आ रहा है इनटू, अब देखो इनटू 10 का पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखो आप कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे 10 रेज़ टू 3 2 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, 12 में से 7 गया तो 5, तो यहाँ पे 10 रेज़ टू माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 रेज़ टू माइनस 5, क्योंकि 3 2 6 6 6 12 में से 7 गया तो 5। अब आप डेसिमल शिफ्टिंग करो, 3 पीछे आ जाओ, तो 3 पीछे आ जाओगे तो क्या आ जाएगा 5.95 पे हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। 3 पीछे आए हो मतलब इसमें से 10 रेज़ टू माइनस 3 ला के मल्टीप्लाई कर दिया, तो बचा कितना 10 रेज़ टू माइनस 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है। तो 5.95 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 9.7 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2.3 एम्पियर। देखो यहाँ पे अब सर्कुलर लूप है,
इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, करंट आई फ्लो हो रहा है और उसका वैल्यू कितना है 2.3 एम्पियर है। इसका इन्होंने रेडियस देके रखा है 9.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस 9.7 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 9.7 इंटू 10⁻² मीटर। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको ढूंढना है दो केसेस में। पहला केस एट द सेंटर ऑफ द लूप, यानी कि पॉइंट ओ उसका सेंटर है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप एट अ डिस्टेंस 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बट ऑन द एक्सिस। तो अब इसका एक्सिस अगर देखोगे तो ये इसका एक्सिस कहलाएगा आपका, ठीक है। बीच से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एक्सिस कहलाएगा। एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, एक्सिस पे मान लो यहाँ से z डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे, इसका पॉइंट में P लिख देता हूँ। तो इस एक्सिस पे आपको ढूंढना है, यानी कि P पॉइंट पर ढूंढना है आपको। और ये जो P पॉइंट है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 9.7 सेंटीमीटर पे है। तो मैं यहाँ पे z का वैल्यू भी लिख देता हूँ 9.7 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 9.7 इंटू 10⁻² मीटर। तो आप देखोगे z का वैल्यू और r का वैल्यू सेम है। r का भी वही वैल्यू है 9.7 सेंटीमीटर, z का भी वही वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू z। चलो ठीक है, तो पहला काम कर लेते हैं। पहला तो भाई हम लोग सेंटर पे ढूंढ लेते हैं। तो कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है μ0I/2r। तो ये तो मिल जाएगा 4 पाई, μ0 का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट जो फ्लो हो रहा है वो 2.3 फ्लो हो रहा है, 2.3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस r, 9.7 इंटू 10⁻²। तो 9.7 इंटू 10⁻² अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो भाई सीधा मैं इसको कैलकुलेट ही कर लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2.3 और डिवाइडेड बाई 9.7, दिस विल गिव यू 1.489 और 1.489 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵, क्योंकि -7 -2 -2 कैंसिल, -5 टेस्ला। ये तो आ गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है, अब उसके बाद एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये रहा एक्सिस, z डिस्टेंस पे चाहिए। इसका फॉर्मूला भी होता है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं हम लोग उसको। लास्ट में जो डेरिवेशन किया था एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है μ0IR² अपॉन 2r² प्लस z² रेज टू 3/2। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं r इज इक्वल टू z डालकर। r इज इक्वल टू z डालोगे तो थोड़ा नीचे वाला जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। या आप z की जगह पे r डाल दो तो सब कुछ r में आ जाएगा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू r डालोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा इसका बताओ। bp इज इक्वल टू μ0I/r² अपॉन 2r² प्लस z की जगह भी r डालना है, r² रेज टू 3/2। तो ये हो जाएगा μ0I/r² अपॉन 2r² रेज टू 3/2। अब देखो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो μ0I/r² अपॉन 2। अब ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू 3/2, 2 रेज टू 3/2 इंटू r² रेज टू 3/2। अब r² पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखो 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल, नीचे बचेगा r³। अब 2 रेज टू 3/2 और यहाँ पे देखो +1 है, बेस सेम है तो इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बेस सेम है तो इंडेक्स ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो μ0I/r² अपॉन, अब ये 2 रेज टू 1 + 3/2 हो जाएगा और ये r³ हो जाएगा। तो स्क्वायर तो गया, 1 + 3/2 कितना होता है 5/2 हो जाता है। तो यहां पे ये bp का वैल्यू μ0I 2 रेज टू 5/2 इंटू r हो जाएगा। μ0 का वैल्यू क्या होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और करंट कितना है, करंट 2.3 है तो 2.3 डाल दो यहाँ पे, सॉरी 2.3 डिवाइडेड बाय, अब 2 रेज टू 5 क्या होगा बताओ।
अब देखो 1/2 है ना, 5/2 यानी कि 1/2, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो मैंने 1/2 को स्क्वायर रूट बना दिया और नीचे 2⁵ डाल दिया, इंटू आर का वैल्यू डाल दो। आर का वैल्यू क्या है, आर इज 9.7 इंटू 10⁻², तो दिस इज 9.7 इंटू 10⁻², ओके। तो ये हो जाएगा कुछ आपका 4 पाई इंटू 2.3, ये ले लिया मैंने, इंटू 10⁻5 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻² कैंसिल कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय, अब 2⁵5 क्या होगा बताओ, इसमें से क्या होगा ना, 2⁴, इसको आप लिख सकते हो 32 मल्टीप्लाइड बाय 9.7। नाउ 32 16 इंटू 2 होगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 4 पाई इंटू 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा, 9.7 हो जाएगा, तो 4 और 4 गया। अब यार इसको कैलकुलेट कर लो बस, ठीक है, इतना तो वैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके बाद चाहिए तो √2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो आप जा सकते हो लॉग के लिए तो 3.14, लॉग से पहले जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना बेटर है, मल्टीप्लाइड बाय 2.3 डिवाइडेड बाय 1.414 और डिवाइडेड बाय 9.7 विच गिव यू 0.5265, 0.5265 इंटू 10⁻5। अब एक डेसिमल आगे शिफ्ट करोगे तो 5.26, 5 छोड़ देता हूं मैं, इंटू 10⁻, अब एक आगे कर दिया तो ये -6 हो जाएगा, -6 टेस्ला, ये एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका, 5.26 इंटू 10⁻6 टेस्ला, ओके। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जस्ट अ सेकेंड, कुछ सेव कर लूं, या नेक्स्ट, कंसिडर अ क्लोजली वाउंड 1000 टर्न कॉइल, मतलब एक कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, इतना तो क्लियर है। आगे हैविंग रेडियस 1 मीटर, उस कॉइल का रेडियस 1 मीटर है, जो भी वैल्यूज है पहले लिख लो उसको अच्छे से। इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर पासिस थ्रू द कॉइल, कॉइल के थ्रू 10 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। भाई ये तो सिंपल हो गया, ये आपका कॉइल है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, तो वैसे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2r, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा है तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बस हो गया, वैल्यूज डालो, आ जाएगा आंसर आपका। तो μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 होगा, करंट का वैल्यू आने देख रखा है 10, नंबर ऑफ टेंस आपको 1000 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है, यानी कि रेडियस इसका 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा, देखो 2 पाई का वैल्यू होता है 6.28 है ना, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 2 6.28 इंटू 10⁻1 2 3 4 चला गया, इसमें 10⁻³ बच जाएगा टेस्ला, तो 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज मेड अप ऑफ 1000 टर्न्स, अगेन मुझे लगता है सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 दिया हुआ है, रेडियस आपको देखे रखा हुआ है सर्कुलर कॉइल का 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का मतलब होता है 8 इंटू 10⁻² मीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो, इफ अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर पासेस थ्रू इट, सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, सेम क्वेश्चन है, बस आपका वैल्यूज चेंज कर दिया गया। μ0I/2r सेंटर पे, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, पर आपको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना है। μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 होता है, यहाँ पे करंट का वैल्यू आपको 0.4 दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको 1000 देके रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस का वैल्यू यहाँ पे 8 इंटू 10⁻² दिया हुआ है। तो मिला जुलाकर अब ये अगर देखें हम लोग तो 4 4 ज़ा 16, आप एक काम करो, इससे एक 10 निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका ये 4 और ये 8 2 ज़ा 16 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बस बच जाएगा यहाँ पे 3.14 और 10⁻7 10⁻5 बन जाएगा, 10⁻5 फिर वापस 10⁻³ बन जाएगा,
तो आई थिंक 3.14 इंटू 10⁻³ आ रहा है मेरा, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, देख लो। -5 और 2 गया तो -3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए, -4 नहीं आना चाहिए। 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला। लेट अस चेक अगेन कि कुछ गलत तो नहीं है। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, हाँ ये वही होता है। करंट कितना दिया हुआ है आपको 0.4, तो 0.4। अब अगर मान लो वैल्यू कुछ और दिया हो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ टेक्स्ट बुक में, बाकी जो भी वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ उसके हिसाब से आंसर में 10⁻³ आएगा। और उधर 1000 नंबर ऑफ टर्न्स है, ये सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, 100 टर्न्स है, 1000 टर्न्स नहीं है। ओके, तो फिर इसका मतलब एक ही 10 आएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ पे 6 4 -4 गड़बड़ कर दिया। 100 का 1000 देख लिया था मैंने, वही गड़बड़ किया था। ठीक है, सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सोलेनॉइड का क्वेश्चन है। सोलेनॉइड ऑफ लेंथ पाई मीटर, सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ है, सोलेनॉइड का लेंथ देने की क्या जरूरत थी, चलो देख लेते हैं। पाई मीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इनकी जरूरत पड़ेगी क्या, लेट्स सी। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट लेंथ में जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। आई थिंक डायमीटर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम श्योर कि ये ऐसे ही दिया हुआ है। हैज वाइंडिंग्स ऑफ 1000 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इसका 1000 है, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, सोलेनॉइड के थ्रू करंट जा रहा है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर अलोंग द एक्सिस। तो ये रहा आपका सोलेनॉइड, मान के चलते हैं कि लॉन्ग सोलेनॉइड है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है μ0 इंटू एन इंटू आई। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 1000 है, लेंथ कितना दिया हुआ है इसका पाई दिया हुआ है, तो 1000/पाई आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसके डायमीटर की हमको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डायमीटर फॉर्मूला में है ही नहीं। μ0 का वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000/पाई हो रहा है, तो 1000/पाई, और करंट आपको दे के रखा हुआ है यहाँ पे 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। पाई और पाई यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, 5 4 से 20 हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1000, तो 3 और 1 4 गया, तो ये फिर 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला इसका आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर का 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बच गए यहाँ पे अभी, लेट मी जस्ट चेक। यहाँ पे भी 2 ही क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। लास्ट 2 क्वेश्चंस वी हैव, लेट्स सी व्हाट इट इज। फिर से यार सोलेनॉइड का क्वेश्चन वैसे ही रिपीट हो गया। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर हैज इनर रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड का लेंथ 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर का मतलब 25 इंटू 10⁻² मीटर। इनर रेडियस उसका देके रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, जिसका मेरे हिसाब से कोई काम नहीं होगा, एंड इज मेड अप ऑफ 250 टर्न्स, और उसका नंबर ऑफ टर्न्स 250 है। ऑफ कॉपर वायर फॉर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, अगर मान लो इसके थ्रू करंट 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सोलेनॉइड के अंदर, फिर से बस उसका फॉर्मूला यूज कर लो, μ0 n इंटू आई। अब आपको पता है n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होगा। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे देके रखा है आपको 250, तो 250 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है इसका 25 इंटू 10⁻², 25 इंटू 10⁻² हो जाएगा, और यहाँ पे करंट का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 25 1 ज़ा 25 10 ज़ा, ये पहले तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे 4 पाई इंटू 3 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 3.14, सॉरी 12 इंटू 3.14 विल गिव मी 37.68, 37.68 तो आ गया यहाँ पे। 10 का देखते हैं क्या होगा पावर, 10⁻⁵ 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁴ टेस्ला। डेसिमल को मैं पीछे एक और शिफ्ट कर ले रहा हूँ, तो 3.768 हो जाएगा। इसको आप 3.77 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻³ टेस्ला हो जाएगा। 10⁻1 लेके मल्टीप्लाई कर दिया तो एक डेसिमल पीछे आ गया, 3.768 इंटू 10⁻³ टेस्ला। सोलेनॉइड का ही क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन
आपके सामने बच्चों, और ये आई थिंक टोरॉइड का क्वेश्चन होगा। A toroid of narrow radius of 10 centimeter has 1000 tons of wire for a magnetic field of 5 into 10 raised to minus 2 Tesla along its axis. How much current is required to pass through the wire? तो टोरॉइड है, टोरॉइड का रेडियस आपको देके रखा हुआ है, इसका रेडियस आर आपको देके रखा हुआ है, और ये रेडियस है आपका 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर, और मल्टीप्लाई करोगे तो 10 रेज़ टू माइनस 1 मीटर रेडियस आ गया। इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसके अंदर वो 1000 है, 1000 है। फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 टेस्ला अगर इसके बीचों बीच है तो हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड टू पास, तो करंट कितना होगा जिसके वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो आप यहाँ पे टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला यूज कर रहे हो, उसका भी सेम फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन इंटू आई, लेकिन यहाँ पे जो एन है इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर लेंथ जो होगा ये पूरा सर्कल होगा, तो सर्कल का लेंथ जो होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर लगा देंगे हम लोग। म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे जो देके रखा है वो 1000 दिया हुआ है। करंट का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, करंट का वैल्यू ढूंढना है हम लोग को। अच्छा ठीक है, तब तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दिया रहेगा 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस का वैल्यू 10 रेज़ टू माइनस 1, तो 10 रेज़ टू माइनस 1, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दिया होगा 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, तो बी की जगह पे आप 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 रख दो, 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो 2 पाई 1 ज़ा 2 पाई 2 ज़ा, और ये आपका आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5, तो ये 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, और ये 10 रेज़ टू माइनस 1 भी यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10 रेज़ टू माइनस 1, और ये सारा नीचे उतार लो। अब नीचे उतारते समय देखो 10 रेज़ टू माइनस 7 में 3 खत्म कर दो, तो 10 रेज़ टू माइनस 4 ही बचेगा, इज इक्वल टू आई हो जाएगा। अब ऊपर 10 रेज़ टू माइनस 3 है, नीचे 10 रेज़ टू माइनस 4 है, तो 10 रेज़ टू माइनस 1 नीचे बचेगा, ऊपर जाके 10 रेज़ टू 1 हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 10 रेज़ टू 1 25 हो जाएगा। 25 एम्पियर करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का भी न्यूमेरिकल पार्ट होता है खत्म। आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।